लेक्चर में डिस्कस करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के टॉपिक पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हेन इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। दैट मीन्स कि अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटा के भीतर खत्म नहीं होता है तो उसके बाद का क्या प्रक्रिया है, आज इस लेक्चर में लोग वो जानेंगे, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए दोस्तों, 167 में यह बात बताया गया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटा के भीतर खत्म नहीं होता है तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, इसके लिए हमको सेक्शन 167 देखना होता है। लेकिन 167 जो है वो इंटरडिपेंडेंट है या फिर इंटरकनेक्टेड है सेक्शन 57 से। अब 57 क्या कहता है आप ये समझिए। पहले सेक्शन 57 को पहले आपको समझना होगा। सेक्शन 57 जो है सीआरपीसी का, यह बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया तो उसको पुलिस अपने पास 24 घंटा से अधिक समय के लिए नहीं रख सकती है जब तक मजिस्ट्रेट का निर्देश नहीं होगा। क्लियर समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए आपको हम प्रक्रियात्मक वे में समझाना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति पे आरोप लगा किसी अपराध को लेके, तो यहां पे आपको एक बात नोट करना है कि पुलिस जो अरेस्ट कर रही है यहां पे विदाउट वारंट अरेस्ट कर रही होती है। ठीक है, और विदाउट वारंट जब भी पुलिस अरेस्ट करती है तो किस अपराध के संबंध में, कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में ही अरेस्ट होता है विदाउट वारंट। ठीक है, तो यहां पे ए पे आरोप लगा कॉग्निजेबल ऑफेंस का और उस ऑफेंस के आधार पे पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, तो पुलिस जो है उसको अपने पास 24 घंटा ही रख सकती है, क्योंकि ये 57 सेक्शन ये कहता है। अगर यहां समझिए कि पुलिस को और समय के लिए और समय चाहिए, क्योंकि अब यहां पे आप ये समझिए कि उसको जिस अपराध के संबंध में अरेस्ट किया गया है तो उसके बाद में पुलिस क्या करेगी, पुलिस इंस्पेक्शन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन 24 घंटा में खत्म नहीं हुआ तो अब पुलिस ऑफिसर को जो है क्या चाहिए, और समय चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब जो है पुलिस ऑफिसर, ठीक है, अब यहां पे उसको और समय चाहिए, तो इसके लिए पुलिस ऑफिसर, ठीक है, को कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना होगा, 167 का। क्लियर है? अब आते हैं 167 में। आपको समझ में आ गया 57 क्या कहता है? अब देखिए 167 क्या कहता है। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 क्या कहता है सेक्शन 167 का, कि अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटा के भीतर खत्म नहीं हुआ और आईओ को, आप यहां नोट कीजिए पॉइंट की, जो आईओ है उसका रैंक क्या होना चाहिए। पहला कि वो आईओ, पहला या तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होगा, दैट मीन्स थाना अध्यक्ष होगा, या फिर कोई अन्य पुलिस ऑफिसर होना चाहिए जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर के नीचे का नहीं होना है। ठीक है, जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर के नीचे का नहीं होना है। ठीक है, अगर वह आईओ को, ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट, उस आईओ को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अगर होगा तो आरोप जो लगा है व्यक्ति पे वो सिद्ध हो सकता है। ठीक है, उस आरोप के संबंध में एविडेंस प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है, टू कलेक्ट एविडेंस। ठीक है, और यहां पे जो ऑफिसर इंचार्ज है, जो आईओ है, आईओ कौन हो सकता है ये मैंने आपको बताया, उसको लगता है कि जो इंफॉर्मेशन वो वेल फाउंडेड है। दैट मीन्स कि अगर हमको और समय मिला इन्वेस्टिगेशन का तो जो आरोप लग रहा है, ठीक है, एक्यूज्ड पे, वो साबित हो सकता है, उसके संबंध में एविडेंस कलेक्ट हो सकता है। तो अब यहां पुलिस ऑफिसर तो अपने पास 24 घंटा ही रख सकती थी, तो अब उसको चाहिए मजिस्ट्रेट का ऑर्डर। तो अब वो क्या करेगा, केस का डायरी के साथ साथ उस एक्यूज्ड को भी फॉरवर्ड करेगा। किसको फॉरवर्ड करेगा, आईओ। ठीक है, तो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, अब यहां जिस नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर रहा है एक्यूज्ड को, और उसके साथ साथ जो केस डायरी है उसको, ठीक है, तो आप यहां पे एक चीज और नोट कीजिए कि केस डायरी से जो रिलेटेड प्रोविजन है वह सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 172 में है। क्लियर है? तो वो फॉरवर्ड कर दिया नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। क्या टर्म यूज हुआ, नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो यहां पे जो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? अब देखिए वो फॉरवर्ड कर दिया एक्यूज्ड को,
ठीक है, क्योंकि उसको ऑर्डर चाहिए तभी वो फर्दर डिटेन कर सकता है, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन के लिए समय मांग सकता है। तो सबसेक्शन 1 के तहत फॉरवर्ड हुआ मजिस्ट्रेट को, नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। अब 2 में आते हैं। अब जब फॉरवर्ड हो गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, तो उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगी, ठीक है। अब आता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगी, ठीक है, क्लियर है। सबसेक्शन 2 में हम लोग आ गए। अब देखिए, इसको 2 भाग में पढ़िए। पहला है कि अगर मान लीजिए जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एक्यूज्ड फॉरवर्ड हुआ था आईओ के द्वारा, ठीक है, यहां आईओ कौन हो सकता है, या तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर के नीचे का नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एक्यूज्ड फॉरवर्ड हुआ, ठीक है, अब उसको उस मजिस्ट्रेट का पहले आप ये समझिए कि ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, उस मजिस्ट्रेट का जिस ऑफेंस के संबंध में, ठीक है, मामला बना है एक्यूज्ड पे, उस ऑफेंस को लेके उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है। तो अब यहां पे जो मजिस्ट्रेट है सबसेक्शन 2 के तहत क्या करेगी, फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर दे सकती है। फर्दर दैट मीन्स कि एक्यूज्ड को 24 घंटा से अधिक समय के लिए डिटेंड किया जा सकता है। तो डिटेंड किया जा सकता है तो कहां किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कौन सा मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर रही है, वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसका जुरिसडिक्शन हो रहा है, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। क्योंकि वह मजिस्ट्रेट भी ऑर्डर कर सकती है, क्योंकि उस मजिस्ट्रेट के पास भी उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया गया था उसको प्रोड्यूस किया जा सकता था मजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसका जुरिसडिक्शन नहीं है उस केस में, तो भी, क्लियर है। तो पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, कि मजिस्ट्रेट का जुरिसडिक्शन है तो क्या होगा। तो अब देखिए मजिस्ट्रेट क्या की, फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर कर रही है। तो यहां जो फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर करेगी मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन इन सच केस, तो वहां पे एक्यूज्ड को फर्दर डिटेंड कहां किया जाएगा। तो क्या कहता है सबसेक्शन 2 में, सच कस्टडी एज मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। दैट मीन्स कि मजिस्ट्रेट यहां पे 15 दिन, कम से कम 15 दिन के लिए जो कस्टडी में भेजेगी कि उसको, वो जुडिशियल कस्टडी भी हो सकता है और पुलिस कस्टडी भी हो सकता है, ठीक है। जुडिशियल कस्टडी का कहने का तात्पर्य होता है जेल, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। तो यहां पे कस्टडी में जो भेजेगी 15 दिन के लिए, कम से कम 15 दिन के लिए ही भेज सकती है, उससे अधिक समय के लिए नहीं, ठीक है, एक बार में, क्लियर समझ में आ गया। तो यहां पे कस्टडी जुडिशियल कस्टडी भी हो सकता है और पुलिस कस्टडी भी हो सकता है, ठीक है, जैसा मजिस्ट्रेट को उचित लगता है वैसा वो मजिस्ट्रेट आदेश देगी, क्लियर है। सिर्फ 15 दिन के लिए, उससे अधिक समय के लिए नहीं, एक बार में, क्लियर समझ में आ गया, इन होल। अब आते हैं दूसरी ओर की, अगर मान लीजिए एक्यूज को फॉरवर्ड किया गया जिस नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, उस नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट का उस केस को लेकर, जिस केस का संबंध एक्यूज्ड से है, ठीक है, उस केस पे अगर उस नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जुरिसडिक्शन नहीं होता है, नहीं हो रहा है, ठीक है, हो रहा है तो कोई बात ही नहीं, आपको समझा दिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है या दूसरा सर्कमस्टांसेस कि अगर नहीं है उस केस पे इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, मान लीजिए नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जुरिसडिक्शन नहीं है जिसके पास फॉरवर्ड हुआ एक्यूज, ठीक है, क्लियर है। और इस मजिस्ट्रेट को क्या लगता है कि जो फर्दर डिटेंशन एक्यूज को फर्दर डिटेन करने के संबंध में अगर ऑर्डर हुआ ना, तो ये अननेसेसरी है, ठीक है, ये उचित नहीं है, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। तो फिर यहां पे वह नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगी, तो वह केस डायरी के साथ एक्यूज्ड को फॉरवर्ड कर देगी, किसको, उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जिसका जुरिसडिक्शन है केस में। आपको क्लियर समझ में आ गया। अब आते हैं प्रोविजो। प्रोविजो में आते हैं, समझते हैं। तो मजिस्ट्रेट क्या प्रक्रिया फॉलो की जब मजिस्ट्रेट के पास एक्यूज को फॉरवर्ड किया गया, सबसेक्शन 2 समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए प्रोविजो इसका इंपॉर्टेंट है। तो पहले आते हैं जो क्लाउज, फर्स्ट प्रोविजो का जो क्लाउज ए है वो क्या कहता है कि ऐसा नहीं है कि एक्यूज्ड को 15 दिन के लिए ही कस्टडी में रखा जाएगा, 15 दिन से अधिक समय के लिए भी डिटेन किया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि वह पुलिस कस्टडी नहीं होना चाहिए, वो जुडिशियल कस्टडी होगा, ठीक है। मैंने आपको समझाया जुडिशियल कस्टडी होता क्या है। तो यहां पे एक्यूज्ड जो है अब वो फर्दर डिटेन किया सकता है 15 दिन से अधिक समय के लिए भी। तो सवाल आपके मन में उठता है कि 15 दिन से अधिक समय के लिए तो कितना दिन के लिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन का संबंध उस ऑफेंस से है जिसका सजा डेथ है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फिर इंप्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर है, तो ऐसे ऑफेंसेस के संबंध में अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो एक्यूज्ड को जो है फर्दर डिटेन किया जाएगा तो 90 दिन तक, और अन्य किसी अपराध के संबंध में अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो 60 दिन तक फर्दर डिटेन किया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया।
तो 90 दिन और 60 दिन जो कैलकुलेट होगा ये किस डेट से, जिस डेट से एक्यूज्ड को, या यूं कह लीजिए पर्सन जिस पे एक्यूजेशन लगा है उसको अरेस्ट किया गया था। क्लियर है? 60 दिन 90 दिन कब से, आपको ये समझ में आ गया? तो यही है पहला जो क्लाउज ए है प्रोविजो का। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ, 60 दिन बीत गया, 90 दिन बीत गया, 60 दिन किस केस में समझ में आ गया, 90 दिन किस केस में समझ में आ गया, तो ये 60-90 दिन एक्सपायर हो गया और अभी तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ, तो इस आधार पे एक्यूज को ये राइट है कि उसको बेल मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि यहां पे इस ग्राउंड पे कि इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ 60 दिन 90 दिन के भीतर, ठीक है, तो यहां पे एक्यूज बेल ले लेगा मजिस्ट्रेट से। क्लियर समझ में आ रहा है? और मजिस्ट्रेट को बेल ग्रांट करना ही होगा। ठीक है, और यहां जो बेल ग्रांट होगा इस पे जो प्रोविजन है वो अप्लाई होगा चैप्टर 33 का, वो चैप्टर 33 बेल से रिलेटेड है। क्लियर समझ में आ गया पॉइंट? अब आते हैं कि जो बी जो क्लाउज है प्रोविजो को, वो क्या कहता है कि मान लीजिए यहां बी बहुत इंपॉर्टेंट है। बी में कहता है कि अगर एक्यूज्ड को पुलिस अपने कस्टडी में रखना चाहती है तो तभी रखेगी, ठीक है, जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा। ठीक है, फर्दर डिटेन 24 घंटा से अधिक समय के लिए। तो अब यहां पे क्लाउज बी कहता है कि फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर मजिस्ट्रेट तभी करेगा जब एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के बिफोर प्रोड्यूस्ड किया जाएगा। मान लीजिए पहला 15 दिन पुलिस चाहती है एक्यूज्ड को अपने पास रखना, दैट मीन जुडिशियल का माफ कीजिएगा पुलिस कस्टडी में रखना चाहती है, तो फिर 24 घंटा से अधिक समय के लिए तो रख नहीं सकती है, तो फिर क्या करना होगा कि 15 दिन तक तो रख सकती है पुलिस कस्टडी में। तो यहां पे आपको यह समझना है कि 15 दिन जो डिटेन करेगी पुलिस अपने पास, तो इस संबंध में मजिस्ट्रेट ऑर्डर तभी करेगा जब उस एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस्ड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद और फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर पीरियड चाहिए या मजिस्ट्रेट से ऑर्डर चाहिए फर्दर डिटेंशन का, तो फिर जब फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर चाहिए तब एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के बिफोर प्रोड्यूस्ड करना ही होगा। जब अगर मान लीजिए बिना एक्यूज्ड को प्रोड्यूस किए हुए एक्यूज्ड के डिटेंशन के संबंध में पीरियड को एक्सटेंड करवाना चाहता है पुलिस ऑफिसर आईओ, तो फिर ऐसा नहीं कर सकता जब तक वो एक्यूज्ड को प्रोड्यूस नहीं करेगा, मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगी ही नहीं। क्लियर समझ में आ गया? अब आते हैं सी में। सी समझिए क्या कहता है कि अगर मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास अगर उसको हाईकोर्ट से यह पावर नहीं है कि वह इस संबंध में आदेश दे सके, इस संबंध में आदेश दे सके मतलब कि अगर मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास को हाईकोर्ट से पावर नहीं है कि वह फर्दर डिटेंशन का आदेश पुलिस कस्टडी में दे, ठीक है, तब तक जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास वो एक्यूज्ड को फर्दर डिटेन करने के संबंध में, ठीक है, पुलिस कस्टडी में ऑर्डर नहीं कर सकता है। दैट मीन्स कि आपको यहां यह समझना है कि पुलिस कस्टडी में डिटेन करने को लेके ऑर्डर देने का जो पावर है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के पास नहीं होता है। वो कब होता है? जब वो इंपावर्ड होता है इस संबंध में हाईकोर्ट के द्वारा, तभी। क्लियर है? अब आते हैं एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में। दोस्तों हम प्रोविजन वाइज समझा रहे हैं, ठीक है, और हर प्रोविजन वाइज आपको समझाने के पीछे का मेरा मकसद ये होता है कि जब भी आप अपने पास कभी भी बेयर एक्ट या टेक्स्ट बुक रखे तो आपको और आसानी से समझ में आए और आपको एक बार समझ में आ जाए कहानी के तौर पे प्रावधान, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में आते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कहता है कि आखिर एक्यूज को जो प्रोड्यूस किया गया मजिस्ट्रेट के बिफोर, तो ये साबित कैसे होगा? ये साबित होगा कैसे कि एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के बिफोर प्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो देखिए मजिस्ट्रेट ने जो फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर दिया था एक्यूज्ड के संबंध में, उस फर्दर डिटेंशन के ऑर्डर पे एक्यूज्ड का सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर से यह साबित हो जाएगा कि एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के बिफोर प्रोड्यूस किया गया था। क्लियर समझ में आ गया? अब आते हैं जो एक्सप्लेनेशन 2 कहता है वो क्या है कि मान लीजिए 60 दिन एक्सपायर हो गया, 60 दिन तक फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर कर सकती है मजिस्ट्रेट अगर मामला डेथ सेंटेंस से पनिशेबल नहीं है ऑफेंस, या फिर इंप्रिजनमेंट लाइफ से पनिशेबल नहीं है, या फिर इंप्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर से पनिशेबल नहीं है, तो 60 डेज और
ऐसे मामलों में 90 डेज, ठीक है, 90 डेज फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर होगा। क्लियर, समझ में आ गया। और ये फर्दर डिटेंशन अगर एक्सपायर्ड हो गया तो उसके बाद एक्यूज का राइट है कि वो बेल ले लेगा मजिस्ट्रेट से, ठीक है। लेकिन यहां पे एक्सप्लेनेशन 2 यह क्लियर करता है कि जब तक एक्यूज्ड बेल फर्निश्ड नहीं करेगा तब तक उसको कहां रखा जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में ही रखा जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट। मतलब आपको बेल लेना है, आपके पास राइट है, अगर आप उस राइट को एक्सरसाइज कीजिएगा नहीं तो तब तक आपके पास उस राइट का क्या महत्व है, ठीक है। तो आपके पास बेल लेने का अधिकार मिला, लेकिन आपने बेल अगर नहीं लिया तो फिर आप जुडिशियल कस्टडी में ही रहिएगा, दैट मींस आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया। यह है एक्सप्लेनेशन 2। अब देखिए एक्सप्लेनेशन 2 के बाद का जो प्रोविजो है वो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर उस व्यक्ति के संबंध में जारी हो रहा है जो महिला है और वो महिला जिसका एज 18 वर्ष से कम है, तो उसको फर्दर जो डिटेन किया जाएगा, ठीक है, तो कहां किया जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो उसको 24 घंटा के बाद जो फर्दर डिटेन किया जाएगा, यहां पॉइंट नोट कर लीजिए, 24 घंटा के बाद जो फर्दर डिटेन होगा, ठीक है, वो महिला जिसका एज 18 से कम है, तो वो कहां होगी, तो पहला या तो वो रिमांड होम में ही डिटेन होगी, दूसरा नहीं तो सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो भी सामाजिक इंस्टीट्यूशन है उसमें ही डिटेन होगी, अदरवाइज कहीं वो डिटेन नहीं की जा सकती है। क्लियर, समझ में आ गया। अब आते हैं सब सेक्शन 2A। 2A देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मान लीजिए कि सर्कमस्टांस ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ 24 घंटा के भीतर और इन्वेस्टिगेशन के लिए और समय चाहिए आईओ को, आईओ को और समय चाहिए, आईओ का मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है। और यहां पे जब वो आदेश लेने के लिए जा रहा है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के संबंध में, ठीक है, और समय चाहिए उसके, इसलिए वो आदेश लेने जब जा रहा है तो उस वक्त जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अगर वो मामला मेट्रोपॉलिटन एरिया का है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, अवेलेबल नहीं है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है और फर्दर जो पीरियड है चाहिए इन्वेस्टिगेशन का, दैट मीन्स कि एक्यूज को फर्दर डिटेन करने का और ऑर्डर चाहिए आईओ को, तो फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस में आईओ कहां जाएगा, आईओ जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा उसके पास जाएगा और वहां पे क्या करेगा, उसको क्या करना है, फर्दर डिटेंशन ऑर्डर चाहिए। इसको इस तरीके से देखिए तो वो फर्दर डिटेंशन ऑर्डर चाहिए का मतलब क्या हो रहा है कि अक्यूज्ड को फर्दर और डिटेन किया जा सके और उसको इन्वेस्टिगेशन का और समय मिल सके। तो इसके लिए उस वक्त अगर जुडिशियल या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास एक्यूज को फॉरवर्ड करेगा, उसके साथ साथ जो केस डायरी है उसको भी फॉरवर्ड करेगा और उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर करेगी वो किस कस्टडी में करेगी, तो जुडिशियल भी हो सकता है, पुलिस कस्टडी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि मजिस्ट्रेट को क्या उचित लग रहा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सबसेक्शन 2A के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर करेगी, ठीक है, तो वो कितना समय के लिए कर सकती है, वो 7 दिन से अधिक के लिए नहीं कर सकती। क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट, क्लियर है। अब देखिए आप पॉइंट नोट कीजिए आप लोग कि अगर मान लीजिए यहां पे क्या कहता है कि 7 दिन जो है एक्सपायर हो उसके पहले, ठीक है, कहने का मतलब कि 7 दिन जैसे एक्सपायर हुआ एक्यूज क्या होगा, उसको बेल लेने का राइट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, उसको बेल पे रिहा करना ही होगा अगर वो बेल लेने के लिए रेडी है तो, ठीक है। लेकिन आपको यहां समझना क्या है कि अगर मान लीजिए 7 दिन पूरे उसके पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का क्या ड्यूटी है, ये समझिए कि जब हम लोग प्रोविजन को भी देखते हैं साथ साथ, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यहां क्या करना होता है कि 7 दिन एक्सपायर हो उसके पहले जो भी केस डायरी उसको फॉरवर्ड हुआ था आईओ के द्वारा, ठीक है, उस केस डायरी को क्या करना होगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देना होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। यही है प्रोविजन, समझ में आ गया। तो होल कंक्लूजन क्या है कि 7 दिन के भीतर अगर इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ तो अगर फर्दर जो पीरियड है एक्सटेंड नहीं हुआ, 7 दिन के बाद का पीरियड अगर एक्सटेंड नहीं होता है, अगर होगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से ही, तो फिर 7 दिन जैसे एक्सपायर हुआ उसके बाद एक्यूज के पास राइट है वो बेल ले सकता है, ठीक है। अगर वो बेल लेता है तो उसको बेल पे रिहा कर दिया जाएगा, अगर बेल लेता है तो, अदरवाइज नहीं तो वो कस्टडी में ही रहेगा। क्लियर है। तो यहां पे ये हो गया सबसेक्शन 2A। प्रोविजो क्या कहता है आपको ये समझना है कि जैसे 7 दिन पूरे उसके पहले एक्सपायर हो उसके पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का क्या दायित्व है कि उसको
केस के संबंध में जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी केस डायरी है, जो उसको फॉरवर्ड हुआ था आईओ के द्वारा, वो सभी दस्तावेज जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसका जुरिस्डिक्शन है केस में, उसको वो फॉरवर्ड कर देगा। यही है प्रोविजन। समझ में आ गया पॉइंट। अब आते हैं सबसेक्शन 3 में। देखिए सबसेक्शन 3 क्या कहता है ये समझिए। सबसेक्शन 3 कहता है कि जो भी मजिस्ट्रेट निर्देश दिया फर्दर डिटेंड करने के संबंध में एक्यूज को पुलिस कस्टडी में, तो उसको इस संबंध में अपना रीजन लिखना होगा। ठीक है, लिखित में अपना रीजन बताना होगा कि उसने एक्यूज को क्यों फर्दर डिटेंशन पुलिस कस्टडी में ऑर्डर किया है। क्लियर, समझ में आ गया। 4 में आते हैं। सबसेक्शन 4 कहता है कि फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी हो चाहे वो पुलिस कस्टडी हो, फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर अगर वह मजिस्ट्रेट दिया है जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट है। ठीक है, दैट मीन्स कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को छोड़ के किसी अन्य मजिस्ट्रेट ने फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर दिया, ठीक है, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी हो या पुलिस कस्टडी हो, तो उसको ऑर्डर का कॉपी के साथ साथ उसका जो रीजन है उसको फॉरवर्ड करना होगा। किसको? सीजीएम को, जिसके वो सबऑर्डिनेट है। ठीक है, क्लियर हो गया। यही है सबसेक्शन 4। अब आते हैं सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 167। देखिए जो सबसेक्शन 5 है वो क्या है। सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 को हमको एक साथ पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही बात से जुड़ा हुआ है। कैसे, देखिए अब मानिए इन्वेस्टिगेशन जिस केस का हो रहा था वह केस जो है ट्राइबल है अगर से समन केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जिस केस का ट्रायल, माफ कीजिए, जिस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वह केस अगर ट्राइबल है समन केस के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उस केस में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ वो 6 महीना के भीतर अगर कंक्लूड नहीं हो पाया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन 6 महीना के भीतर समाप्त नहीं हो पाया, तो ऐसे परिस्थिति में मजिस्ट्रेट क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन को रोकने का निर्देश दे देगी। ठीक है, दे सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पे आईओ यह कहता है कि नहीं, स्पेशल रीजन है कि 6 महीना से अधिक समय के लिए इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हो, ठीक है, तो अगर आईओ स्पेशल रीजन बताता है मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट जो है यहां पे 6 महीना से अधिक समय के लिए इन्वेस्टिगेशन का निर्देश देगी। क्लियर है, समझ में आ गया आपको पॉइंट। लेकिन मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन को रोकने का आदेश जारी कर दिया, ठीक है, मामला का ट्रायल समन केस के ट्रायल के अकॉर्डिंग चल सकता था और मामला का जो इन्वेस्टिगेशन है 6 महीना के भीतर खत्म नहीं हो पाया, तो मजिस्ट्रेट ने अगर इन्वेस्टिगेशन को रोकने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है, तो उसके बाद अगर आईओ, यहां आईओ का मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूं, या तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या फिर वह पुलिस ऑफिसर जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर के नीचे का नहीं है। क्लियर है, तो यहां पे उस आईओ को क्या लगता है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन जो है और होना चाहिए, और थोड़ा समय के लिए और होना चाहिए, दैट मीन्स कि 6 महीना से अधिक पीरियड के लिए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या करना होगा, क्योंकि यहां पे मजिस्ट्रेट क्या किया है, इन्वेस्टिगेशन को रोकने के संबंध में निर्देश जारी कर दिया है, तो उसके निर्देश को खारिज करने के लिए आईओ अप्लाई करेगा। तो अप्लाई कहां करेगा, तो सबसेक्शन 6 के अनुसार आईओ अप्लाई करेगा कहां पे, तो सेशन कोर्ट में अप्लाई करेगा। ठीक है, तो सेशन कोर्ट जो है आईओ के एप्लीकेशन पे, अगर सेशन कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन को रोकने का जो आदेश जारी हुआ था उसको वैकेट कर देना चाहिए, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो सेशन कोर्ट का वो वैकेट कर देगी मजिस्ट्रेट के आदेश को और निर्देश देगी कि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जाए। क्लियर है, 6 महीना से अधिक पीरियड के लिए। लेकिन यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, इसके साथ साथ अगर एक्यूज्ड का जो राइट है बेल का, उसको भी मद्देनजर रखते हुए, दैट मीन्स कि अगर एक्यूज्ड बेल पे रिहा हो सकता है तो उसको रिहा किया जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट। यही है सबसेक्शन 6। तो लेक्चर को हम लोग दोस्तों अब कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर में आपको समझना क्या था, पहले तो हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस क्या कर रहे थे कि अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटा के भीतर खत्म नहीं हुआ तो फिर आईओ के पास क्या रेमेडी है एक तरीके से कि वह और समय मांग सके इन्वेस्टिगेशन के लिए। यही है सेक्शन 167। तो 167 का जो पीरियड स्टार्ट होता है, दैट मीन्स कि 167 जो कनेक्ट है वो 57 से है। ठीक है, 57 ऑलरेडी बताया गया है 67 में ही ये कैसे कनेक्ट है। ठीक है,
तो 57 क्या कह रहा है ये हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद आपको क्या समझना है कि आपको याद कैसे रखना है कि आपको एक एक कड़ी को जोड़ना है, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि फर्दर डिटेंशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पीरियड चाहिए या एक्यूज को फर्दर डिटेन करने के संबंध में ऑर्डर चाहिए तो उसको मजिस्ट्रेट के बिफोर प्रोड्यूस करना होगा। तो सबसेक्शन 1 के तहत ये बात होगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट का क्या प्रोसीजर है, उसके बाद सबसेक्शन 2 देखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन में आए तो ए क्लाउज बी सी हम लोग समझे, एक्सप्लेनेशन 1 को समझे, 2 समझे। उसके बाद अगर महिला के एज 18 से कम है और उसको फर्दर डिटेन करना है तो वो फर्दर डिटेन कहां होगी ये हम लोगों ने प्रोविजन में समझा। फिर 2A में एग्जीक्यूटिव पावर का फर्दर डिटेंशन के संबंध में जो ऑर्डर जारी होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, उनके पावर को देखा सबसेक्शन 2A के अकॉर्डिंग। उसके प्रोविजन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को 7 जो दिन है उसको एक्सपायर होने से पहले क्या करना होगा ये हम लोगों ने जाना। 3 में समझा कि रीजन रिकॉर्ड करना है, जब भी पुलिस कस्टडी में जाएगा एक्यूज तो उसको जो भी मजिस्ट्रेट आदेश दिया उसको अपना रीजन रिकॉर्ड करना होता है। फिर 4 हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसके 5 और 6 को एक साथ हम लोगों ने समझा, ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।